डियर स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि बोर ने जो भी कहा था, मींस उन्होंने रेडियस का डेरिवेशन किया था कि हाउ एनी एटम हैज़ ए डिफरेंट रेडियस। उसका कैलकुलेशन उन्होंने किया था, वेवलेंथ का किया था, उसकी वेलोसिटी जो थी, उसकी एनर्जी जो थी, उसका डेरिवेशन कैसे किया गया, ये प्रीवियस वीडियो में हमने देखा। नाउ इट इज़ डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम। और कौन कौन से डेवलपमेंट हुए एक्चुअली, जो अब तक जो एक्सप्लेन था, तो वो एक्सप्लेन क्या किया गया कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया। तो हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक स्पेक्ट्रा को, ठीक है, इसी को डिफाइन किया गया, इसी को बताया गया। और एटम्स जितने भी स्पेक्ट्रा दे रहे थे उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं था। तो मैक्सवेल ने आगे इसके डेवलपमेंट किया। ओके, लेट अस सी। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम। Bohr's atomic model was put forward for the line spectra of hydrogen atom. We shall discuss the one by one. It is first one, wave nature of electromagnetic radiation. कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है उसमें क्या होता है, एक वेव नेचर होता है। जैसे कब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि कोई भी ऐसा सोर्स होता है जिसको हीट किया जाए, जैसे हीटेड ऑफ फिलामेंट हुए, तो वो क्या देता है, एक रेडिएशन इमिट करता है। ओके, लेट अस सी। आई विल डिस्कस ऑल द वर्ड इन हियर। दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय मैक्सवेल। फीचर ऑफ दिस थ्योरी आर, फर्स्ट फीचर, एनर्जी may be emitted from any source such as heated rod or filament of the bulb through which electric current is passed. Energy is emitted continuously in the form of radiation wave. किसी भी चार्ज पार्टिकल्स को जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो किस फॉर्म में, एक वेव के फॉर्म्स में जाती है। नेक्स्ट वन, सेकेंड, these waves are associated with oscillating electrical field and magnetic field. ठीक है, these two fields are perpendicular to each other and perpendicular to the direction of propagation of radiation as the shown in figure. Okay, I will show you figure और ये टॉपिक समझाता हूँ मैं। एक्चुअली देखो इसमें होता क्या है कि कोई भी अगर रेडिएशन है तो वो कैसे होता है, इन द फॉर्म ऑफ वेव भी हो सकता है। तो सपोज दैट एक ये लाइन है, दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है, और एक जो एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है आपका, जेड एक्सिस, और एक जो एक्सिस है वो क्या है आपका, वाई एक्सिस है। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। मींस अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे समझें, ठीक है, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गोज हो रही हैं सीधे सीधे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। मींस ये क्या जाएंगे, ये अगर अप डाउन है तो ये यू कैन से कि लेफ्ट राइट, ये क्या जाएंगे, मींस ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इमिटेड बाय चार्ज पार्टिकल्स। मीन वेव का नेचर ये क्या करेंगे, शो करेंगे। दोनों फील्ड्स पाए जाएंगे, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक, दोनों से इफेक्ट होंगे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी इफेक्टेड होंगे, मैग्नेटिक फील्ड से भी इफेक्टेड होंगे, उनमें प्रॉपर्टीज भी सेम एज पाई जाएगी। नेक्स्ट वन, the radiation possess wave nature, their velocity is equal to the light, that is 3 into 10 to power 8, ठीक है, उनकी वेलोसिटी 3 into 10 to power 8 होगी, ठीक है। the radiation are called electromagnetic radiation और electromagnetic wave। इस दोनों चीज़ें इसको कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल्स मीडियम। क्यों, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं वो क्या, अगर सन को भी देखा जाए तो वहाँ क्या होता है, इन स्पेस इट विल बी वैक्यूम होता है, लेकिन फिर भी रेडिएशन चल सकते हैं, जा सकते हैं। तो यहाँ यही बताया गया कि इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं रहती है, मीन्स इट कैन रेडिएट, ठीक है।
नेक्स्ट वन, ओके, समथिंग अबाउट द वेव नेचर। कुछ चीज़ें हैं जिनको हमको अगर वेव नेचर को पढ़ना है तो वो चीज़ें जाननी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव आर इट्स वेवलेंथ, दैट इज़ व्हाट, वेवलेंथ को कैसे दिखाएंगे, लैम्डा। फ्रीक्वेंसी कैसे दिखाएंगे, न्यू साइन से। वेलोसिटी, ठीक है, सी से दिखाएंगे। देयर डिफिनीशन आर गिवन बिलो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेवलेंथ, यू कैन सी कि ये एक क्या है, एक एक्सिस है। अब एक्सिस के दोनों तरफ, ठीक है, ये वेव जाती हैं, ठीक है। यू कैन सी वेव, जैसे वेव को नॉर्मली कैसे समझाया जाता है कि अगर कोई सोर्स ऑफ वाटर है, जैसे किसी पॉन्ड के पास पहुँचे और आपने उसमें कंकड़ फेंका तो वहाँ क्या होगा, वेव्स निकलती हैं। तो वेव्स कैसे होती हैं, अप एंड डाउन, ठीक है। तो यहाँ ये वेव्स जाएंगी इसी तरह से, ठीक है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक जो ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। ये जो मैक्सिमम पॉइंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलेंगे, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ जाएंगी, देखो ऑर्बिटल्स आएंगे आप में, उसमें भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। ट्रॉफ बोलेंगे इसको, और यहाँ भी ऐसे ही है, ये ऊपर गई क्रेस्ट बोले, फिर ट्रॉफ बोले, फिर क्या बोले, क्रेस्ट बोले, फिर क्या बोले, ट्रॉफ बोले। तो ये सीधे ऐसे आती जाती रहती है। अब दोनों क्रेस्ट के बीच में की दूरी जो होगी उसी को हम क्या कहेंगे, लैम्डा कहेंगे, ठीक है। किसी भी क्रेस्ट की दूरी या फिर ट्रॉफ की दूरी, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम लैम्डा कहते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज़ द हाइट, हाइट इज दैट इज एम्पलीट्यूड, ओके। वन बाई वन देखते हैं विद डिफिनीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वेवलेंथ, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स, ठीक है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, किसी भी दो कंसेक्यूटिव लगातार आने वाली, मीन्स इसके बाद लगातार यही आ रही है तो इनके बीच का क्या होगा, लैम्डा होगा। ऐसे ही नीचे जब ट्रफ को बोलेंगे तो उसी के बीच का क्या होगा, दैट इज लैम्डा। नाउ वेवलेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन एंगस्ट्रॉम और मोर और 1 nm, ठीक है। वेवलेंथ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एंगस्ट्रॉम में या फिर मीटर में और nm में, ठीक है, नैनोमीटर या पिकोमीटर में। मीन्स एंगस्ट्रॉम है तो एंगस्ट्रॉम इन मीटर क्या होगा, 10⁻⁻10, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁸ cm, या मीटर में देखेंगे तो 10⁻⁻10 cm, और 1 nm इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, एंड 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, ओके। दिस वन थोड़ी और चीज़ें हैं, इसमें हम देखते हैं लैम्डा आपका, इट इज़ क्लियर। नाउ इट इज़ फ्रीक्वेंसी, ओके। फ्रीक्वेंसी, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। सपोज दैट एक पॉइंट कोई ले लिया गया है, अब इस पॉइंट से जितनी नंबर ऑफ वेव्स जाएंगी पर्टिकुलर पॉइंट से, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनिट क्या होती है इसकी, 1 हर्ट्ज होता है, और 1 हर्ट्ज का मतलब क्या होगा, 1 साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। इन फिजिक्स आप डिटेल पढ़ेंगे, यहाँ केमिस्ट्री के लायक आपको नॉलेज दे दी जाती है। नेक्स्ट वन, वेलोसिटी। तो व्हाट इज द वेलोसिटी, इट इज़ द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी दूर जा रहा है, दैट इज वेलोसिटी। नॉर्मली भी यही होता है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द यूनिट, सेंटीमीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड, दोनों यूनिट होती है इसकी। नेक्स्ट वन, एम्पलीट्यूड, इट इज़ द हाइट्स ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ। मैंने बताया आपका, या फिर इसकी हाइट हो गई क्रेस्ट की, या फिर इसकी डेप्थ हो गई, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। व्हाट अबाउट वेव नंबर, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, दैट इज इट इज डिफाइंड द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। वेव लेंथ का रेसिप्रोकल होती हैं ये, ठीक है। जैसे कैसे लिखेंगे इसको, न्यूबॉर्ग के टर्म्स में लिखेंगे
ठीक है, वेव नंबर कैसे लिखेंगे, इसका टू 1/λ। इफ लैम्डा इज एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर तो उसका रेसिप्रोकल है, ठीक है, वेव नंबर। तो कैसे होगा, अगर लैम्डा को cm में लिखते हैं तो इसे क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे। नाउ रिलेशन बिटवीन c लैम्डा एंड न्यू, ठीक है, तो इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, c इक्वल टू न्यू लैम्डा, c इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, ठीक है, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन। व्हाट इज c, c इज द वेलोसिटी की मीन्स एक सेकेंड में कितनी दूर गया। नेक्स्ट वन, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। नेक्स्ट वन, लैम्डा, लैम्डा इज द लेंथ of each wave. Next one, that is electromagnetic spectrum. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखते हैं क्या होता है। द डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफर इन देयर वेवलेंथ। डिफरेंट जो रेडिएशन होगी उनकी वेवलेंथ क्या होगी, डिफर होगी। एक फ्रीक्वेंसी होगी, एक टेबल है इसके बाद वाली स्लाइड में, उसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट वेवलेंथ होंगी, डिफरेंट उनका रेंज होगा और विजिबिलिटी भी उनकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। एंड फ्रीक्वेंसी ये दोनों पे डिपेंड करती है, बट देयर वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ लाइट। वो फिक्स है कि वेलोसिटी क्या होगी, वो फिक्स है, दैट इज द इक्वल टू लाइट। द वेवलेंथ लैम्डा इंक्रीजेज इन फॉलोइंग ऑर्डर, ठीक है। लैम्डा कॉस्मिक रेज की सबसे कम, फिर क्या होती है आपकी गामा रेज की, फिर एक्स रेज की, अल्ट्रावायलेट रेज की, ठीक है, विजिबल, इंफ्रारेड, उसके बाद से माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो ऑर्डर है सबसे ज़्यादा क्या होगा, सबसे कम किसका होगा, रेडियो वेव्स का होगा, फिर माइक्रोवेव्स का होगा, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट रेज का, फिर एक्स रेज का, बढ़ते जा रहा है, मीन्स इट इज़ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। गामा रेज सबसे ज़्यादा किसका होगा, कॉस्मिक रेज का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि वेवलेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए कि किसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। दिस इज द ऑर्डर, ओके, लेट अस सी टेबल, दिस इज द टेबल, ठीक है। डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दिस वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होल, दिस वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। When different electromagnetic radiation are arranged in the increasing order of their wavelength or decreasing order of their frequencies, the complete spectrum obtained is called electromagnetic spectrum. You can see electromagnetic spectrum, ठीक है। अगर हम ये मीटर में है, अगर हम लैम्डा की बात करेंगे, दिस इज लैम्डा, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, कॉस्मिक रेज का, दैट इज 10⁻⁻16, फिर गामा रेज का 10⁻⁻14, दिस इज अबाउट एक्स रेज 10⁻⁻10, अल्ट्रावायलेट 10⁻⁻8, और दिस इज विजिबल रेंज यही हमको दिखाई देता है। बाकी अगर किसी भी स्पेक्ट्रम की हम बात करेंगे, जैसे क्या बताया जा रहा है इसमें कि कई सोर्स ऑफ एनर्जी है किसी को दी गई, तो वो डिफरेंट टाइप के रेडिएशन को क्या करेगा, रेडिएट करेगा, इमिट करेगा। अब इसमें डिफरेंट लैम्डा की जो होती है और अलग अलग रेज उनका नाम होता है। कॉस्मिक रेज है तो उनकी लैम्डा क्या होगी, उनकी लैम्डा होगी दैट इज 10⁻⁻16। ऐसे ही गामा रेज का, एक्स रेज का, अल्ट्रावायलेट। अब जो हमको दिखाई देता है, तो दिखाई देने वाला रेंज क्या है, मतलब नियर अबाउट कहेंगे हम 10⁻8 टू क्या कहेंगे 10⁻6, मीन्स इसी के बीच का ये पूरा रेंज है। अब इसी के ये NM में दिया है आपका, अब यही रेंज है आपका विबग्योर, ठीक है, विबग्योर आपने पढ़ा होगा। अब इसकी लैम्डा क्या होगी, 360 किसकी होगी, वायलेट की होगी, ठीक है। इंडिगो की कितनी होगी, 430, देन इट इज़ ब्लू 450, ठीक है। ग्रीन की कितनी होगी, 490, मीन्स विजिबल रेंज केवल एक बीच में आता है, किसके आसपास, अगर टेबल देखेंगे तो 10⁻⁻6 के पास आता है, और वही विजिबल रेंज बनाता है डिफिनिट। ये एक स्पेक्ट्रम होता है जो हमको दिखाई देगा, और बाकी सारे या फिर ब्लैक या फिर इनविजिबल, ठीक है। अगर सबको एक साथ अगर देखा जाए तो डिफरेंट ये स्पेक्ट्रम बनाते हैं, ओके। नेक्स्ट वन,
लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है। अब इसमें लिमिटेशन कौन कौन सी थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, देखो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी कहाँ से आई? जो बोर्स थे, बोर्स से शुरू हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह भी बिहेव करते हैं, जो भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी को इमिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिमिटेशन किस किस बात पे आई कि किस किस बात पे वो लिमिट हो गए? फर्स्ट वन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट सच एज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। ये समझ लो इंटरफेरेंस क्या होती है। इंटरफेरेंस ये हुई, सपोज दैट ये वेव है, एक पर्टिकुलर चल रही है इस तरह से। अच्छा, अगर सपोज दैट दो वेव्स हैं तो दो वेव्स आपस में मिलेंगी और सेम ऐसे ही चल रही हैं। तो सपोज दैट दिस इज ए और दूसरा क्या है आपका बी है। तो ये वेव्स एक्चुअली होंगी क्या? देखो वेव्स जब अगर इनका रिजल्ट आएगा, दोनों रिजल्ट बन रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये वेव्स क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, डिफ्रैक्शन किसको कहते हैं? डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर दो वेव्स हैं इस तरह से, ठीक है, और दोनों को मिक्स कर दिया जाए, मीन्स अगर इसको पकड़ा जाए और उठा के इसको यहाँ पे रख दिया जाए, यहाँ पे नियर, हाँ यहाँ पे रख दिया जाए, तो ये वेव्स कैसे हो जाएगी? ये वेव्स एक तो ऐसे आएगी, फिर यहाँ ऐसे, मीन्स ये वेव दूसरी वेव को कैंसिल कर रही है। ये इसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये जो थ्योरी थी, ये कुछ चीज़ें प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, किया, इन्होंने डिस्क्राइब किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट सच एज इंटरफेरेंस को किया, डिफ्रैक्शन को किया, बट दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स ऐसे थे जिसको ये थ्योरी वो क्या करी? एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके, लेट अस सी क्या क्या था उसमें। अब इसमें क्या कहते हैं? फर्स्ट वन, द फिनोमिनन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक्चुअली देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडीज़ क्या होती है? ब्लैक बॉडी, ठीक है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट था पूरा, उसमें ये था कि एक क्यूब था जो टोटली क्या था? ब्लैक था, ब्लैक बॉडीज़ थी। अब ब्लैक बॉडी की एक खासियत होती है कि वो जितना एब्जॉर्ब करेगा किसी भी रेडिएशन को, किसी भी फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन को, किसी के वेवलेंथ की रेडिएशन को, वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा और इमिट भी करेगा। मीन्स आइडियल ब्लैक बॉडी तो पॉसिबल ही नहीं है, मीन्स किसी को कर सकता है और उसी के हिसाब से वो क्या करेगा? उसको इमिट भी करेगा। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ये इसमें वो फेल थे। ब्लैक बॉडी गुड एब्जॉर्बर एंड गुड इमिटर, दैट इज ब्लैक बॉडी। द फिनोमिनन इज, फर्स्ट क्या था? द फिनोमिनन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसमें क्या हो गया? फेल हो गया ये स्पेक्ट्रम, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। नेक्स्ट वन, द लिंक स्पेक्ट्रम ऑफ एटम विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। मीन्स अब तक बोर्स ने हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा को अच्छे से डिफाइन किया था, ठीक है, तो उसके बाद वाले जो थे उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट वन, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी बताया जाएगा इन डिटेल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब भी एच न्यू पड़ती है, जब भी फोटॉन्स पड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन हमारी यूज़ में आते हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो यही क्या होता है कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर इलेक्ट्रॉन आफ्टर फोटॉन्स, ठीक है, विच इज़ ले ऑन द प्लेट, तो वो उसे क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो उस पर भी वो क्या थे? ये क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी फेल थी। नेक्स्ट वन, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट वन, दीज फिनोमिनन कुड बी एक्सप्लेन्ड ओनली इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव पार्टिकल्स नेचर। द फिनोमिनन of black body radiation and photoelectric effect are described below, ठीक है। फर्स्ट वन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो भी इनकी लिमिटेशन थी, इसकी जो भी लिमिटेशन थी वो लिमिटेशन वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये आपको बताया गया, द फिनोमिनन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड
continuously. Therefore, energy of a radiation is independent or its frequency of wavelength, and this energy of radiation is proportional to its intensity. Thus, when a body is heated, it should emit only one color, but it against the experimental fact of shown below. Actually क्या इसमें क्या बताया गया कि बोर्ड ने यही बताया था कि अगर एक निश्चित लैम्डा की क्या करेगा, कोई भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब करेगा और उसी के हिसाब से इमिट करेगा. बट बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं, जैसे हम क्या करते हैं, किसी थिंग्स को हीट करते हैं, तो इन्होंने यही बताया कि एक ही लैम्डा का एब्जॉर्ब करेगा, उसी के रेशियो में वो क्या करेगा, लाइट को इमिट करेगा. ठीक है, इसमें एक वर्ड आया है, वो आपके समझने के लिए है. व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ इंटेंसिटी. ठीक है, दिस वन इज़ इंटेंसिटी. ठीक है, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी की मीन्स एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि लाइट की जो तेज़ी होती है, लाइट की जो तीव्रता होती है, दैट इज़ क्या, दैट इज़ इंटेंसिटी. तो यहाँ पे क्या उन्हें बताया, जो भी डिफरेंट वेवलेंथ की पड़ेगी और इमिट जो भी होगा वो इसी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि किस इंटेंसिटी की लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है. तो सेम करता है. बट होता क्या है कि अगर लैम्डा, सपोज दैट उसने क्या किया कि 300 लैम्डा के एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया और इमिट भी कर रहा है 150 का, 150 लैम्डा को इमिट कर रहा है. तो ये तो पर्टिकुलर एक ही हुआ, जो भी ये कलर दिखाएगा, वायलेट या पर्पल, एक ही कलर दिखाएगा, कोई एक कलर. बट होता क्या है कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हम हीट देते हैं तो वो डिफरेंट कलर्स दिखाते हैं. तो डिफरेंट कलर्स कैसे, जैसे आयरन में ही हम देख सकते हैं, जब आयरन को हम हीट करते हैं तो ये डिफरेंट कलर्स भी शो कर सकते हैं. ठीक है, लाइक यहाँ देखिए डिफिनीशन. एन आइडियल ब्लैक बॉडी इज ए परफेक्ट, व्हाट इज द ब्लैक बॉडी, एब्जॉर्बर and perfect emitter of radiation. Such a black body emits and absorbs radiation of all frequencies which fall on its surface. ठीक है, बताया आपको कि क्या होता है, परफेक्ट इमिटर एंड परफेक्ट एब्जॉर्बर होना चाहिए, दैट इज ब्लैक बॉडी. एट ए गिवन टेम्परेचर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन emitted increases with the increases of wavelength, reaches a maximum value at the given wavelength and then start decreasing. Their facts are shown in figure at two different temperature. These facts could not be explained by classical wave theory. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में है, समझाता हूँ आपको. नेक्स्ट वन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इट हैज़ फाउंड दैट व्हेन लाइट इज suitable frequency strikes the surface of some materials, electrons are ejected from the metal surface. What is the definition? Photoelectric effect is the phenomenon of the ejection of electron from the metal surface when light of suitable frequency strikes the metal. Electron ejected are called photoelectron. कुछ metals ऐसे होते हैं कि जिनकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहाँ पे क्या H आया, ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या, ये भी कह सकते हैं फोटॉन्स आए, तो ये क्या करते हैं, ये इजेक्ट करते हैं. ठीक है, अभी है इन डिटेल आपका इन फिगर में, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन करते हैं. ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. एज यू कैन सी इन फिगर, here is a apparatus. It contains an evacuated tube fitted with 2 electrodes. Here they are 2 electrodes. ठीक है, that is minus, this one is cathode with minus, this one is anode with plus. ठीक है, which are connected to the other circuit. ये क्या है, किसी सर्किट से related है. ठीक है, जुड़ा हुआ है circuit. The metal which shows photoelectric effect is made cathode. Now light of sufficiently high energy is made strike this. ठीक है, एक पूरा बनाया गया है, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं.
अब ये मेटल है आपका, ठीक है। अब इस मेटल पे क्या करेंगे हम, लाइट को इंसिडेंट करेंगे, लाइट को फॉल आउट कराएंगे। तो पूरे जो सर्किट में जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। दिस इज इक्विपमेंट ऑफ स्टडीइंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले किसने देखा, आइंस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड्स एनोड। किधर जा रहे हैं ये, टूवर्ड्स द एनोड, यानी कि ये प्लस की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, दे आर इलेक्ट्रॉन्स। एंड करेंट्स बीइंग टू फ्लो थ्रू द आउटर सर्किट, metals which have low ionization potential, ionization enthalpy shows photoelectric effect, KCS shows photoelectric effect। we can see it कि इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जो अरेंजमेंट था, सपोज दैट यहाँ पे हम क्या करा दें, एक लाइट लगा दें, एक बल्ब लगा दें, और ये पूरा हमने एक ऑपरेटर्स लगा दिया कि यहाँ कैथोड लगा दिया, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक एनोड लगा दिया, और यहाँ पे क्या सेल्स को क्या करें, उसको सेल्स से बाइंड आउट कर दिया, एक प्लस एनोड की तरफ और माइनस कहाँ, कैथोड की तरफ हमने कर दिया। अब जब भी हम लाइट को, ये क्या थोड़ा सा इस तरह से है, अब लाइट को हमने क्या किया, इंसिडेंट कराया, इस पर्टिकुलर के है, सी एस है, ठीक है। इस सेमीकंडक्टर में बहुत अच्छा इफेक्ट इसका होता है। तो ये क्या करेंगे, इस पर फॉल डाउन होंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे सर्किट विल बी कंप्लीट, सर्किट जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी और फ्लो होने लगेगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये बल्ब क्या होगा, अपने आप ग्लो करने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये ऑपरेटर्स पूरा ये दिखा रहा है कि यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस तरह से होता है। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर ईच मेटल लाइट ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसीज इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिक्स होता है कि किस मेटल पे कितनी फ्रीक्वेंसी डाली जाए तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, इमिट करेगा। अगर उसकी कैपेसिटी, ठीक है, 100 की है, तो ऐसा नहीं है कि हम 50 पे ही, मीन्स हमको एक थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए कि जिस मिनिमम क्या होगा, एक जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, कोई भी रेस पड़ी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी वो जहाँ से इलेक्ट्रॉन को वो ठीक से निकलवा सके, उसे क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। मतलब मीन्स दैट इज़ मिनिमम, वो फिक्स होता है। उससे ज़्यादा या कम अगर हम एनर्जी देते हैं तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करे वहाँ से, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको, न्यू नॉट के फॉर्म में लिखेंगे। व्हाट इज़ दैट, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज़ द डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स, डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट होता है, बताया मैंने आपको। दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज़ लेस देन दैट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। Next one, the kinetic energy of the emitted electrons is the directly proportional to frequency of incident radiation, but is independent to its intensity, brightness of incident light। kinetic energy किस पे डिपेंड करेगी, किसके प्रोपोर्शनल होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जितना रेडिएशन पड़ेगा उसी के प्रोपोर्शनल कौन सी होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यू कैन सी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ क्या होता है, इंसिडेंट लाइट यहाँ पे सरफेस पे गिराई जा रही है, और ये क्या है, दिस वन इज मेटल, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दो चीज़ें, एक तो किस पे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है कि कौन सा इंसिडेंट लाइट है, और दूसरी कैसे लिखेंगे एनर्जी को, दैट इज़ हाफ mv² के फॉर्म्स में इसको लिखेंगे, ठीक है। इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टीन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, व्हेन ए फोटोन स्ट्राइक्स ए मेटल सरफेस इज ट्रांसफर इट्स एनर्जी, ठीक है, इंटेंसली विद द इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द कोलिजन and the electron is ejected without delay. Sum of the energy photons h nu naught, ठीक है, वर्क फंक्शन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एक वर्क फंक्शन वर्ड आता है, डेट इज h nu naught is used of ejection of electrons and the remaining energy is taken up by the electrons, the form of kinetic energy. Grade the energy associated by the photons
greater will be transfer of electrons. Energy, the electron, and rate of kinetic energy, the ejected electrons. In other words, kinetic energy of the ejected electron is proportional to the frequency electromagnetic radiation. Suppose the frequency of incident light is nu, its energy will be h nu. Energy of striking photon is equal to, this is very important, energy of striking photon is equal to work function plus kinetic energy of emitted electrons. This one h nu is equal to क्या हो जाएगा, h nu naught plus ke. ओके, h nu is equal to h nu naught, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी. या फिर और इससे क्या लिख सकते हैं, के ई इज इक्वल टू एच कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा, के ई यहाँ आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एच सी 1/λ माइनस लैम्डा नॉट, ठीक है, क्योंकि एच सी क्या वेलोसिटी लगा दी गई है यहाँ पे. नेक्स्ट वन एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन, ठीक है, डब्ल्यू नॉट एंड के ई एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, सीधे इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर. तो एच न्यू इजकल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई, एच न्यू इजकल टू, ये न्यू नॉट की वैल्यू क्या बताया गया कि ये वर्क फंक्शन है, और वर्क फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू नॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं. और व्हाट इज द के ई, के इजकल टू एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है. Next, Ke, the ejected electron does not depend upon the intensity of light. When intensity of light is increased, the Ke is ejected electrons remain constant. It is because increase the intensity of light does not increase the light of energy. It increase the number of electron, number of proton ejected. Okay, let us see, plot the Ke of photoelectrons versus फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जब भी एक ग्राफ हम खींचते हैं तो वी कैन सी दिस इज व्हाट, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ये हमको क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन्स हमको मिलती है, ठीक है. तो रेडिएशन. नेक्स्ट वन, जब इंटेंसिटी और के ई के बीच में जब हम देखते हैं तो ये हमको मीन्स इस तरह का ग्राफ हमको फाइंड आउट होता है, ठीक है. नेक्स्ट वन, द थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट ऑफ पोटेशियम मेटल इज कितना होगा, फिक्स होगा, दैट इज 5 × 10⁻14 किसमें, हर्ट्ज में. इफ रेड, ये क्या होगा, न्यू 4.3 × 10⁻14 से कितना होगा, 4.6 × 10⁻14. किसके लिए, ये पोटेशियम मेटल्स के लिए बताया जा रहा है, किसके लिए, पोटेशियम के लिए. एनी इंटेंसिटी ब्राइटनेस स्ट्राइक ऑन ए पीस ऑफ पोटेशियम मेटल फॉर हावर्स, नो इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड. इट इज़ बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट इज लेस देन थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेशियम, ठीक है. बट इफ़ येलो लाइट, देखिए है क्या, पोटेशियम मेटल की थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5.0 है. अब इस पे अगर एक रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी डाली जा रही है, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4.3 × 10⁻14. देखो ये लेस है, ये कितना है 5, और रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 4.3 × 10⁻14. चाहिए कितना, 5 × 10⁻14. तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं करेंगे. बट येलो लाइट की जब फ्रीक्वेंसी इस पर डाली जाएगी तो येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 5.1 × 10⁻14 से 5.2 × 10⁻14. तो यहाँ क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करेंगे, ठीक है. और वेरी वीक इंटेंसिटी स्ट्राइक द पोटेशियम मेटल, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड and photoelectric effect is observed. It is because of frequency of yellow light is more than threshold frequency of potassium. तो कुछ given है, वर्क फंक्शन
जो है गिवन है कुछ का, तो क्या होगा, लिथियम है, ठीक है। अब इसमें कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.42 सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए, ठीक है। फ्रॉम द अबव टेबल इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ ईजी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के एंड मोस्ट डिफिकल्ट टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम Cu, ठीक है। ग्राफ है, अब इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, वर्क फंक्शन की 4.8 किसकी है, कॉपर की है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, सबसे ज़्यादा टफ होगा, और सबसे इजी किस में होगी, सबसे कम वैल्यू किसकी है, सोडियम की है। तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा। नेक्स्ट वन, पार्टिकल्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड, एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, लेट अस सी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्स प्लांक, ठीक है, प्लांक थ्योरी है ये, इन 1901। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एनर्जी इज नॉट इमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली। इन्होंने क्या कहा कि इमिट या एब्जॉर्ब जो इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूसली नहीं होती है। एक्चुअली इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया कि ये फोटॉन्स के फॉर्म में होती है। जो फोटॉन्स होते हैं वो क्या, दे आर पैकेट ऑफ एनर्जीज, ठीक है। तो कंटिन्यू कोई भी चीज़ ना एब्जॉर्ब करती है एनर्जी और ना कंटिन्यूसली इमिट करती है। एनर्जी इज लॉस्ट और गेन्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, बंडल्स। इन्होंने क्या बताया, फोटॉन्स। और व्हाट इज द फोटॉन्स, फोटॉन इज द एनर्जी पैकेट्स या बंडल्स। ईच सच पैकेट्स एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम, और इसको हर पैकेट को क्या नाम दिया, क्वांटम। इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटॉन्स। लाइट के केस में इसे क्या कहा गया, फोटॉन्स कहा गया, ठीक है। फॉलोइंग इज द रिलेशन ऑफ एनर्जी रेडिएशन E एंड वेवलेंथ लैम्डा एंड वेलोसिटी। इन्होंने क्या बताया, E इजकल टू एच न्यू और एच न्यू इजकल टू एच सी लैम्डा। एच क्या है आपको पता है, प्लांक कांस्टेंट, और वेलोसिटी इजकल टू c बाई लैम्डा। E इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, प्रोपोर्शनल to the frequency of radiation. H is called Planck constant. It is a universal constant. C is the velocity of light radiation. Thus energy emitted and absorbed may be h nu, means different. अगर एक है तो क्या हो जाएगा, h nu के फॉर्म में हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, 2 है तो क्या हो जाएगा, 2h nu के फॉर्म में हो जाएगा। मीन्स जितना क्वांटम जितने फोटॉन्स उसी हिसाब से क्या हो जाएगी, इसकी एनर्जी हो जाएगी। एनर्जी लेस देन क्वांटम इज नाइदर लॉस्ट और नॉट गेन्ड, ठीक है। इसी का मल्टीपल होंगे, एच न्यू के मल्टीपल्स होंगे जब भी एनर्जी की बात आएगी। एनर्जी लॉस्ट और इमिटेड कैन नॉट बी 1.5, ये कभी नहीं होगा कि 1.5 एच न्यू के फॉर्म में हो। ये में से क्या होगा कि 1 एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू। Thus energy emitted and gained, that is NH nu. What is the N is equal to number of photons, that is 1, 2, 3. H nu is called 1 quantum. What is H nu? That is 1 quantum. Some important things here. Different electromagnetic radiation have different wavelength. Electromagnetic radiation अगर different होगा तो wavelength क्या होगी, different होगी। Different frequency भी होगी, but their velocity is equal to the velocity of light, 3.0 into 10 to the power 8. While doing numerical, students should be careful about the unit used. All the quantities should be CGS or SI unit. In CGS system H की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.625 into 10 to the power -27 अर्ग पर सेकेंड। velocity of light that is 3 into 10 to the power 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो 10 होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड में वैल्यू देगी। लैम्डा इज टेकन इन cm, वेलोसिटी इन सेकेंड इनवर्स एंड हर्ट्ज और हर्ट्ज एंड E इज अर्ग्स। H इजकल टू, देखो जूल पर सेकेंड में क्या हो जाएगा, H इजकल टू 6.625 इंटू 10 to the power -34। CGS में ये किसका, SI यूनिट की बात हो रही है। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा इज टेकन इन द मीटर, न्यू इन सेकेंड इनवर्स एंड हर्ट्ज एंड E is in joule. Explanation of black body radiation. When solid having
high melting point and heated, the atoms of solid being oscillate and emit radiation of different frequency. On further heating, more energy is absorbed by the atoms and now they emit radiation of the higher frequency. Red light has maximum frequency, their yellow, blue have higher frequency. Therefore, the body on heating first become red and then yellow and so on. ठीक है, कोई भी जैसे इसमें क्या है, एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया किसका, आयरन का. तो आयरन क्या हुआ, जब भी हीट होता है तो पहले किस में कन्वर्ट होता है, रेड. ठीक है, फिर येलो और उसके बाद से दूसरे कलर्स को वो चेंज करेगा. एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस इज ऑलरेडी बीन डिस्कस. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एच न्यू इजकल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई, के ई इजकल टू हाफ एम वी स्क्वायर. इसी की वैल्यू हमको पुट करें, के ई इजकल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच कॉमन ले लिए, न्यू माइनस न्यू नॉट, के ई इजकल टू एच सी बाई लैम्डा. देन लैम्डा की जगह क्या हो गया, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, देन एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट. एच न्यू नॉट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन. अब यही वैल्यू किसकी रख दी गई, वर्क फंक्शन की. इसको कैसे लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट एम वी स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू नॉट प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन 2. नाउ योर लास्ट टॉपिक, दैट इज डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इन दोनों व्यवहार बिहेवियर को शो करता है, पार्टिकल का भी करेगा और क्या करेगा, वेव का भी करेगा. पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन. वेव नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन, पार्टिकल नेचर क्या क्या शो कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है और क्या कर रहा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन दिखा रहा है. वेव नेचर क्या शो कर रहा है, इंटरफेरेंस शो कर रहा है, डिफ्रैक्शन बताया, दोनों टर्म्स आपको बताया, दोनों शो कर रहा है. बट पार्टिकल नेचर ऑफ वेव इज नॉट कंसिस्टेंट with the well known wave behavior of light which accounts the phenomenon of interference and diffraction. The only way to resolve this problem is to accept the idea that light possesses both particle and wave. दोनों मैच नहीं कर रहा था क्योंकि पार्टिकल नेचर दूसरे कैरेक्टर शो कर रहा था, वेव नेचर जो था वो दूसरे कैरेक्टर शो कर रहा था. इसीलिए लाइट के पास क्या है, दोनों नेचर है. ठीक है, as stream of particle. First one, when radiation interacts with matter, it shows particle like properties. जब रेडिएशन पड़ता है तो पार्टिकल जैसा कि मीन्स एक्साइटेड हो जाना. This explains photoelectric effect. Next one, when light propagates, it shows wave like properties and this explains interference and diffraction. Next one, a moving small particle like electrons, photons also show wave as well as particle nature. It is called dual nature of radiation. ठीक है, thank you for watching. For any question and doubts, message me in Google Classroom.